नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तैयारी जीत के चैनल पर। उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान पर 500 प्रश्नों की सीरीज चैनल द्वारा चलाई जा रही थी। इसके 2 पार्ट अब तक डाले जा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज ये तीसरा पार्ट मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। बहुत ही शानदार प्रश्नों का कलेक्शन है। इसमें आप प्रीवियस ईयर्स में उत्तर प्रदेश से संबंधित जितने प्रश्न पूछे गए हैं वो देखेंगे, साथ ही साथ नए प्रश्नों का कलेक्शन भी आपको देखने को मिलेगा। इसलिए आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, मिस मत करिएगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बूस्टअप होगा जब ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पीडीएफ आपको तभी मिलेगी जब 400 से 500 प्रश्न इसके कंप्लीट हो जाएंगे। एक पूरा जो है उत्तर प्रदेश सीरीज़ कंप्लीट हो जाने के पश्चात में एक पीडीएफ ई बुक के रूप में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, चलिए। उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान 500 प्रश्नों की सीरीज सभी एग्जाम्स के लिए समान रूप से इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न जरा देखिए, मॉडर्न इंडिया से भी जुड़ा हुआ है और उत्तर प्रदेश से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, दोनों ही सेक्शंस में ये प्रश्न जो है पूछा जा सकता है। इस तरह के प्रश्नों के पूछे जाने की संभावना पिछले 2-3 सालों में बढ़ी है। सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल रही। कथन 2, 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। कथन 3, यह अधिवेशन 44वां था और कानपुर में हुआ। ठीक है, आपको बताना है कौन सा कथन सही है। पेपर अगर कठिन हुआ खंड शिक्षा अधिकारी का तो इस तरीके से इस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। पहला कथन, सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल रही। बिल्कुल सही है, वो देश की भी प्रथम महिला गवर्नर थी। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट जो है वो पूछा गया है 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। बिल्कुल सही बात है, भारतीय महिला अध्यक्ष बोला गया। ध्यान दीजिएगा, पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष, वो विदेशी महिला अध्यक्ष थी पहली। उनका अधिवेशन था कलकत्ता अधिवेशन 1917 और वो क्रम संख्या था 32वां कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी एनी बेसेंट, जो कि पहली महिला थी अध्यक्ष के रूप में। ठीक है, और इसी अधिवेशन में प्रथम बार तिरंगे झंडे को अपनाया गया था। एक्स्ट्रा फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। और ये जो अधिवेशन हुआ था जिसमें कि सरोजिनी नायडू जी अध्यक्ष चुनी गई, ये था 40वां, कानपुर में हुआ। इस हिसाब से पहले 2 कथन सही हैं, तीसरा कथन गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 1 और 2। तो याद रहेगा, सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल थी। 1925 में कानपुर के अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की और ये अधिवेशन 40वां था। जबकि कांग्रेस अधिवेशन की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। कलकत्ता अधिवेशन 1917 और वो अधिवेशन 32वां था। एक्स्ट्रा फैक्ट में याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इस तरह के प्रश्न को जरा ध्यान से देखें। पूछा जा सकता है कौन सही सुमेल नहीं है। इलाहाबाद को तीर्थराज कहा जाता है। बिल्कुल सही। प्रतापगढ़ को आंवला नगरी, क्योंकि यहाँ पे आंवले का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, ये भी सही है। मलिहाबाद को आमों का नगर कहा जाता है, ये भी सही है। महोबा पान के उत्पादन के लिए जाना जाता है। यहाँ पर सभी के सभी सही हैं, लेकिन एग्ज़ाम में कोई एक गलत होगा। ठीक है, आपको अधिक से अधिक सही फैक्ट पता चले, इसलिए कई बार मैं सभी फैक्ट जो है सही बताता हूँ। ठीक है, तीर्थराज इलाहाबाद को कहा जाता है, प्रयागराज को, आंवला नगरी प्रतापगढ़ को, आमों का नगर मलिहाबाद, पान का उत्पादन महोबा। एक प्रश्न पूछा गया जो कि 2 बार पूछा गया, एक बार पीटी में एक बार मेंस में। आम की कौन सी प्रजाति ऐसी है जो कि बीज रहित है? उत्तर प्रदेश में कौन सी आम की ऐसी प्रजाति है जो कि बीज रहित है? कमेंट करके बताएं। विचार करें। चमड़ा उद्योग के लिए कानपुर केंद्र फेमस है, स्थित है। कानपुर को पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कथन 2, कृत्रिम अंग उद्योग के लिए कानपुर और आगरा फेमस है। पवित्र नदी गंगा सबसे अधिक प्रदूषित कहाँ हुई है? कानपुर में।
तो कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है? यहाँ पर सभी स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन एग्ज़ाम में कोई एक स्टेटमेंट गलत होगा ही होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें और इस तरह के प्रश्न जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। एक बार मैं फिर से दोहरा दूं, चमड़ा उद्योग के लिए कानपुर फेमस है। कानपुर को पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। यहाँ पे उद्योग धंधे बहुत ज़्यादा हैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। कृत्रिम अंग उद्योग कानपुर और आगरा में स्थित है और गंगा नदी के किनारे कानपुर है, और सबसे ज़्यादा उद्योग धंधे होने के कारण सबसे ज़्यादा प्रदूषित भी जो है यहीं होती है गंगा जी। अगला प्रश्न जरा देखिए, हृदय नारायण दीक्षित 17वें विधानसभा के अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश की 17वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन हैं? तो जवाब क्या होगा? हृदय नारायण सिंह दीक्षित, उन्नाव से हैं। ठीक है, हृदय नारायण दीक्षित। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? इलाहाबाद, टोटल सीट्स 12, सबसे कम श्रावस्ती। तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिए। आगे बढ़ें। उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय, मानसूनी, समशीतोष्ण, भूमध्य सागरीय। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय और मानसूनी। मानसूनी में कौन सी पवनों से वर्षा प्राप्त करता है उत्तर प्रदेश? दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है, सबसे ज़्यादा आर्द्र जिला कौन सा है? गोरखपुर। सबसे सूखा? मथुरा। इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, ध्यान रखना है आपको। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश का चौथा बड़ा राज्य है। राजस्थान नंबर 1, नंबर 2 मध्य प्रदेश, नंबर 3 महाराष्ट्र, नंबर 4 उत्तर प्रदेश। पहले आंध्र प्रदेश था, लेकिन आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया, इसलिए उत्तर प्रदेश का अब चौथा नंबर हो गया है। ठीक है, जनसंख्या के मामले में देश का सबसे बड़ा राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। लगभग 22 करोड़ की आबादी है बजट के अनुसार। ठीक है, कमेंट करके बताइए। मैंने आपको बताया भी है ये प्रश्न, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री कौन हैं जिन्होंने बजट पेश किया? ठीक है, कमेंट करके बताएं कि वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है उत्तर प्रदेश के। क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में इस तरह के, तो पूछ लेता है कि वित्त मंत्री कौन है, विधानसभा अध्यक्ष कौन है, तो ध्यान रखना होगा आपको। ठीक है, सबसे ज़्यादा बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश 22 करोड़ के साथ, फिर है महाराष्ट्र, फिर है बिहार, फिर है पश्चिम बंगाल। जनसंख्या के संदर्भ में, क्षेत्रफल के संदर्भ में बता दिया मैंने, राजस्थान, फिर है मध्य प्रदेश, फिर है महाराष्ट्र, फिर है उत्तर प्रदेश। चलिए आगे बढ़ें। पीसीएस में 3 से 4 बार पूछा गया है ये प्रश्न। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अवनालिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है? कई बार प्रश्न ये भी पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बीहड़ों का निर्माण कहाँ हुआ है, किस नदी द्वारा किया गया है? सही जवाब क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा आपका इटावा। अब मैंने बताया है 3 से 4 बार पूछा गया है, 2 बार पूछा गया इटावा ऑप्शन दे करके, और बाकी 1 बार पूछा गया है कि इटावा के अलग जगह जो है दूसरा कौन सा है, तो जनपद आगरा। याद रखना है आपको, इटावा और आगरा सबसे ज़्यादा अवनालिका अपरदन से प्रभावित हुए हैं। इटावा जो है वो चंबल और यमुना के बीच में पड़ जाता है, यही कारण है कि सबसे ज़्यादा अपरदन यहाँ पे हुआ है और बीहड़ों का निर्माण किया गया है। चंबल नदी प्रमुख रूप से। ठीक है, यह क्षेत्र यमुना और चंबल नदी के मध्य पड़ता है। ऑप्शन में इटावा भी दे सकता है, आगरा भी दे सकता है। पूछा गया प्रश्न है 3 से 4 बार, याद रखिएगा। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पीडीएफ के लिए चिंता ना करें। विचार करें, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद में प्रवेश करती है? बिजनौर, बिजनौर में। यमुना नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद में प्रवेश करती है? सहारनपुर। ठीक है, सहारनपुर। यमुना नदी उत्तर प्रदेश के कुल 19 जिलों से बहती हुई प्रयागराज में गंगा से मिलती है 1376 किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए। ठीक है, 19 जिला
याद रखना है आपको। कमेंट करके बताइए गंगा नदी से जो है वो कितने जनपदों से होकर बहती है उत्तर प्रदेश में। यमुना नदी का तो मैंने बता दिया, गंगा नदी का बताएं। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से एंट्री लेती है? बिजनौर से। यमुना नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश लेती है? सहारनपुर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की नदी जो जैव प्रदूषक कहलाती है, पहले नंबर पे यमुना, दूसरे नंबर पे हिंडन नदी। ठीक है, दोनों पे प्रश्न पूछा जा चुका है, याद रखिएगा आपको। हिंडन नदी गाजियाबाद, याद रखना है। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह के प्रश्न पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। यमुना नदी चंबल नदी से कहाँ मिलती है? औरैया में। यमुना नदी बेतवा से कहाँ मिलती है? हमीरपुर में। ठीक है। यमुना नदी सिंध से कहाँ मिलती है? जालौन में। यमुना नदी केन नदी से कहाँ मिलती है? बांदा में। और यमुना नदी हिंडन से कहाँ मिलती है? नोएडा से। यमुना और हिंडन सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदियां हैं उत्तर प्रदेश में, जो कि जैव प्रदूषक भी कहलाती हैं। देश की जैव प्रदूषक दामोदर नदी है। ठीक है, और प्रदेश की जैव प्रदूषक नदी यमुना और हिंडन। इस तरह के क्वेश्चन को जरा ध्यान रख लें, पूछा गया प्रश्न है ये समीक्षा अधिकारी में और मेंस में। आगे बढ़ें। चलिए, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती हैं। ठीक है। विष्णु प्रयाग में धौलीगंगा और अलकनंदा मिलती हैं। कर्ण प्रयाग में अलकनंदा और पिंडार। देव प्रयाग में भगीरथी और अलकनंदा। यहाँ पे सभी सही हैं, कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो इसलिए मैंने जो है यहाँ पे कोई गलत रखा नहीं है, यहाँ पे सभी सही हैं। ठीक है। ये पूछा जा सकता है, प्रश्न पूछा गया है। चलिए सुमेल करिए। चित्रकूट, जौनपुर, मथुरा, अयोध्या किस नदी के किनारे बसे हुए हैं? यहां पर आपको बताना है सही जवाब क्या होगा। सही जवाब है चित्रकूट, मंदाकिनी के किनारे। जौनपुर, जौनपुर जो है गोमती। मथुरा, मथुरा जो है किसके किनारे? यमुना नदी के किनारे। अयोध्या सरयू जी। गोरखपुर राप्ती। ठीक है। लखनऊ गोमती। सुल्तानपुर गोमती। जौनपुर गोमती। पटेश्वर, आगरा, मेरठ, सहारनपुर यमुना नदी के किनारे। ठीक है, पूछा गया प्रश्न है, बटेश्वर भी पूछ लेता है कई बार। यमुना नदी के किनारे, गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे। ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। ललितपुर बांध किस नदी पर बनाया गया है? सही जवाब क्या है? ललितपुर बांध किस नदी पर बनाया गया है? पूछा गया प्रश्न है सहजाद नदी पर। ठीक है, ऑप्शन डी। और इस नदी से झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर जिलों में सिंचाई की जाती है सहजाद नदी से। ठीक है, सहजाद नदी से झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर जिलों में सिंचाई की जाती है और इस पर ललितपुर बांध है। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम एकमात्र जनपद है ललितपुर, यहाँ पाया जाता है। पूछा गया प्रश्न है, याद रखना है आपको। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम पाया जाता है ललितपुर में। ठीक है। देश में सबसे ज़्यादा नाभिकीय रॉ मटेरियल कहाँ पाया जाता है? कौन सा पाया जाता है? थोरियम, केरल के तटों में। पूछा गया प्रश्न है, याद रखिएगा। देश में यूरेनियम नहीं पाया जाता है, देश में थोरियम बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, जो कि रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ किया जाता है नाभिकीय संयंत्रों में। और यूरेनियम भी प्रमुख रॉ मटेरियल है न्यूक्लियर रिएक्टर्स का। सुमेल करें। यूरेनियम ललितपुर, लाइमस्टोन चूना पत्थर मिर्ज़ापुर, सोनभद्र,
कजराहट, बॉक्साइट, बांदा, वाराणसी, पोटाश, साल्ट, इलाहाबाद, चंदौली, झांसी। एग्ज़ाम में हो सकता है आपको ऑप्शन तो एक ही दिया जाएगा लेकिन बदल बदल के दे सकता है, ठीक है। जैसे कि लाइमस्टोन एक बार एग्ज़ाम में पूछा गया, मिर्ज़ापुर से सुमेल करके दिया गया था, एक बार सोनभद्र से, एक बार कजराहट से, और तीनों ही सही हैं। तो इसलिए मैंने एग्जैक्ट तीनों ही लिख दिया है, कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो, ठीक है। यहाँ पर सभी सही हैं। यूरेनियम ललितपुर, लाइमस्टोन मिर्ज़ापुर, सोनभद्र कजराहट, बॉक्साइट बांदा वाराणसी, पोटाश साल्ट इलाहाबाद, चंदौली, झांसी। देख लीजिए ध्यान से। चलिए, अगर स्पीड मेरी धीरे हो तो आप अपने मोबाइल से स्पीड को इंक्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है। सुमेल करना है। गोल्ड, गोल्ड कहाँ पाया जाता है? सोनभद्र में, सोनभद्र की हरदी और सोन पहाड़ी से, ठीक है। कोयला भी एकमात्र जनपद है सोनभद्र, यहीं से पाया जाता है। तो याद रखना है, सोना और कोयला इसके लिए प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? सोनभद्र जनपद में, ठीक है। सबसे ज़्यादा जंगल वृक्ष कहाँ है? ये भी सोनभद्र में ही है, ठीक है। पाइराइट सोनभद्र, ये भी सही है। ग्रेनाइट बांदा, हमीरपुर, ललितपुर। जिप्सम, सीमेंट इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल है जिप्सम, ठीक है। और ये कहाँ पाया जाता है? झांसी और हमीरपुर में। मार्बल मिर्ज़ापुर, याद रखना है आपको, ध्यान से देख लीजिए। चलिए विचार करें, 4 से 5 बार पूछा गया है प्रश्न। राजघाट बांध ललितपुर जनपद में बेतवा नदी पर स्थित है, सही है। यह उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा गया है, कौन सी परियोजना निम्न में से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है? तो 4 बांधों का नाम आपको दे दिया जाएगा, तो याद रखना है राजघाट बांध। प्रसिद्ध माता टीला बांध, प्रीवियस ईयर्स में ये प्रश्न मुझे कई बार मिला। माता टीला बांध पूछा गया है, किस नदी पर है? बेतवा नदी पर है, ठीक है, बेतवा नदी पर। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, ध्यान से देख लीजिए एक बार। चलिए, इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। इनमें से एक उत्तर प्रदेश का दे देगा और बाकी 3 जो है राष्ट्रीय लेवल के बांध परियोजना दे देगा। तो यहाँ पे सुमेल करिए। सही जवाब है ऑप्शन सी, इडुक्की परियोजना जो है पेरियार नदी केरल, माता टीला बेतवा उत्तर प्रदेश, नागार्जुन सागर ये किस पर है? ये आपका पड़ेगा कृष्णा नदी पर। पोचमपाद, पोचमपाद आपका पड़ेगा कहाँ? गोदावरी। फरक्का बांध, घाट प्रभा, हीराकुंड, रिहंद। यहां पे सही जवाब है ऑप्शन बी, फरक्का बांध पश्चिम बंगाल, घाट प्रभा कर्नाटक, हीराकुंड उड़ीसा महानदी पर, रिहंद, रिहंद जो बांध है वो उत्तर प्रदेश से सुमेल होगा, ठीक है, रिहंद नदी पर। बाण सागर बांध एवं नहर प्रणाली किस नदी पर है? बेतवा, रामगंगा, चंबल, सोन नदी। सही जवाब है सोन नदी पर। नर्मदा और सोन नदी का उद्गम एक ही है, अमरकंटक की पहाड़ियाँ। दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हुई एकमात्र नदी जो कि गंगा की सहायिका है। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में, मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में स्थित बाण सागर बांध परियोजना संयुक्त परियोजना है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की, जो कि सोन नदी पर है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है ये भी कि कौन सी परियोजना निम्न में से 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड की संयुक्त परियोजना है बाण सागर परियोजना। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है
उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना, तो भी जवाब क्या होगा, बाणसागर बांध परियोजना। ठीक है, मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में है, सोन नदी पर। और सिंचाई किन क्षेत्रों में की जाती है, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, इलाहाबाद, इसीलिए जो है इसको संयुक्त परियोजना कहा गया है उत्तर प्रदेश की। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बाणसागर बांध परियोजना सोन नदी पर है, कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में। अगला प्रश्न देखिए जरा, निम्न में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है, पीने वाले जल को उपलब्ध कराने की पेयजल परियोजना है। सही जवाब है आपका गोकुल बैराज। गोकुल बैराज किस नदी से जल ग्रहण करती है, यमुना नदी। गोकुल बैराज जो है पेयजल परियोजना है, 3 बार पूछा गया है ये प्रश्न, रिपीट भी हो सकता है। क्वेश्चन पूछा जाए उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है, तो गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना, जो कि रिहंद नदी पर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है। यह सोनभद्र जनपद में स्थित बांध परियोजना है, 91 मीटर इसकी ऊंचाई है। और इसी बांध के अधीन कौन सा संयंत्र है, ओबरा संयंत्र। ओबरा संयंत्र, जहां से 300 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। तो ध्यान से देख लीजिए, तीनों स्टेटमेंट सही हैं, प्रश्न बन सकता है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना, रिहंद नदी पर है, सोनभद्र जनपद में। ठीक है, ओबरा संयंत्र इससे जुड़ा हुआ है, जिसकी क्षमता है 300 मेगावाट। उत्तर प्रदेश की कौन सी परियोजना 5 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सन 1872 में स्थापित की गई ये परियोजना, इसका नाम है हथनी कुंड बैराज परियोजना, सहारनपुर में स्थित यमुना नदी पर है। कौन से हैं 5 राज्य, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, लाभान्वित प्रदेश हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है 2 बार। उत्तर प्रदेश की कौन सी परियोजना 5 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, हथनी कुंड बैराज परियोजना, सहारनपुर में यमुना नदी पर। रानी लक्ष्मीबाई बांध को माता टीला बांध भी कहा जाता है। ठीक है, अभी तक परीक्षाओं में माता टीला बांध बार बार पूछा गया है। अगर क्वेश्चन रानी लक्ष्मीबाई बांध को लेकर आया तो कंफ्यूजन क्रिएट मत करना, क्योंकि ये लेटेस्ट नाम है माता टीला बांध का। ठीक है, बेतवा नदी पर है। केन नहर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, ये भी याद रखना है आपको। राजघाट बांध ललितपुर में है, बेतवा नदी पर, और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, कानपुर जनपद को पेयजल सुविधा प्रोवाइड कराने के लिए किस बैराज का प्रयोग किया जाता है, लवकुश बैराज को। ठीक है, लवकुश बैराज का संबंध पेयजल परियोजना से है। कानपुर को ये सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, पीने के लिए उपलब्ध पानी। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश कृषि, मृदा और पशुपालन से संबंधित प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस हिस्से में कृषि की उत्पादकता सर्वाधिक है, ये प्रश्न पूछा गया है। इससे जुड़े हुए 4 प्रश्न और देख लेते हैं। आर्थिक रूप से सबसे मजबूत क्षेत्र कौन सा है, ऑप्शन यही थे। गेहूं का अधिकांश उत्पादन उत्तर प्रदेश के किस हिस्से द्वारा किया जाता है। हरित क्रांति पर प्रश्न पूछा गया है प्रीवियस ईयर में कि हरित क्रांति सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में कहाँ हुई। ठीक है, तो इन सभी का जवाब एक है, वो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ठीक है, आर्थिक रूप से सशक्त है ये क्षेत्र, गेहूं का अधिकांश उत्पादन करता है। हरित क्रांति का प्रथम चरण जो सफल रहा उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में रहा। ठीक है, तो यहाँ पे सही जवाब है कृषि उत्पादकता सर्वाधिक होगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन डी याद रहेगा। कुल मिला के 4 बार ये प्रश्न अलग अलग तरह से पूछा गया है। उत्तर प्रदेश खाद्यान्न उत्पादन में देश का प्रथम राज्य है। देश के टोटल खाद्यान्न का 19.54% जो है उत्पादन अकेला उत्तर प्रदेश राज्य करता है, इसलिए प्रथम नंबर पे है।
नंबर 2 पे है पंजाब और नंबर 3 पे है मध्य प्रदेश। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान, ठीक है, उत्पादन में। लेकिन प्रश्न अगर उत्पादकता के संदर्भ में पूछा जाए तो नंबर 1 हो जाता है पंजाब। ठीक उसी तरीके से गन्ने और आलू के उत्पादन में नंबर 1 स्थान पर है उत्तर प्रदेश। लेकिन अगर शुगर मिल्स की बात की जाए, सबसे ज़्यादा शुगर मिल्स कहाँ हैं, तो महाराष्ट्र में। चीनी का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन करता है, महाराष्ट्र करता है, ठीक है। लेकिन गन्ने का उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है उत्तर प्रदेश। और प्रश्न ये भी पूछा गया है कि गन्ने की उत्पादकता के संदर्भ में कौन सा राज्य प्रथम नंबर पे है, सबसे बड़ा राज्य है, तो तमिलनाडु। तमिलनाडु के गन्ने में चीनी की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। एक गन्ने में जो चीनी निकाला जाता है उसकी क्वांटिटी के संदर्भ में बता रहा हूँ, ठीक है। प्रश्न पूछा गया है, तो तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ सही हैं। चलिए, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, अभी मैंने बताया गन्ने की उत्पादकता के संदर्भ में देश का प्रथम राज्य है तमिलनाडु। उत्पादन के संदर्भ में उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक शुगर मिल्स कहाँ हैं, महाराष्ट्र में। चीनी के उत्पादन में नंबर 1 है महाराष्ट्र। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ है, कानपुर में। याद रहेगा, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर, राष्ट्रीय गन्ना संस्थान। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली मृदा कौन सी है, जलोढ़ मृदा। उत्तर प्रदेश में मरुस्थलीय प्रकार की मृदा कहाँ पाई जाती है, पश्चिमी जिलों में, मथुरा, आगरा, अलीगढ़ प्रमुख रूप से। उत्तर प्रदेश में कुल कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है उत्तर प्रदेश को, शस्य जलवायु क्षेत्रों में, तो 9। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश को कुल कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, 9। उत्तर प्रदेश में कुल बोए गए क्षेत्र का 80.67 भाग शुद्ध सिंचाई से आच्छादित है, यानी कि 80% भाग ही को ही सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। एक प्रश्न पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, उत्तर प्रदेश में कृषि सिंचाई हेतु सबसे बड़ा स्रोत क्या है, ठीक है, तो नदियां नहीं है। ऑप्शन में नदियों पे क्लिक कर देते हैं लोग, नदियां नहीं है, नलकूप 71%। नंबर 2 पे है नहर, ठीक है। याद रखना है आपको, उत्तर प्रदेश में कृषि की सिंचाई हेतु सबसे बड़ा स्रोत है नलकूप। क्वेश्चन पूछा गया है, सीमांत किसान किसे कहा जाएगा, यूपी ट्रिपल एससी में और लोअर पीसीएस में। सीमांत किसान किसे कहा जाता है, ऐसे किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम की भूमि है, सीमांत किसान कहलाते हैं। राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है, 23 दिसंबर को, ठीक है। ये भी प्रश्न पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको शामिल किया है। इस तरह के प्रश्न जो है आपसे दोबारा पूछे जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में कपास और सोयाबीन की खेती कहाँ की जाती है, दोनों ही प्रश्न पूछे गए हैं, एक बार कपास को लेकर, एक बार सोयाबीन को लेकर। बुंदेलखंड, और बुंदेलखंड हल्दी और अदरक का उत्पादन सभी जिलों की तुलना में सबसे ज़्यादा करता है, ये भी याद रखना है आपको। बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार किसे कहा जाएगा, झांसी को, ठीक है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारा कहाँ मिलता है, झांसी में, ये भी प्रश्न पूछा गया है, याद रखना है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, दुग्ध क्रांति से, दूध के उत्पादन से। इसका वर्षकाल याद रखना है आपको, 1970-71 में केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया। उत्तर प्रदेश के कौन से जिले प्रथम थे जो जिसमें स्टार्ट किया गया ऑपरेशन फ्लड को, तो प्रथम चरण के तहत वाराणसी, मेरठ, बलिया में शुरू किया गया ऑपरेशन फ्लड, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड द्वितीय चरण 1982 से 83, ऑपरेशन फ्लड तृतीय चरण 1987-1996। आपको जो याद रखना है, ऑपरेशन फ्लड दूध क्रांति से संबंधित है। 1970-71 का दशक था जब यह शुरू किया गया, और प्रथम 3 जनपद वाराणसी, मेरठ, बलिया थे। उत्तर प्रदेश के प्रमुख कृषि संस्थान इस प्रकार हैं, सुमेल करने को आ जाता है, हर बार पूछा जाता है। अभी लेखपाल की परीक्षा भी आने वाली है, उसमें कृषि संस्थान, कृषि की प्रजातियों से संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, उसके ऊपर मैं अलग से सीरीज स्टार्ट करूंगा। इस प्रश्न को ज़रा ध्यान से देखें।
नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर, सही है। इंडियन पल्सिस रिसर्च इंस्टीट्यूट, अधिकांश बार आपको प्रश्न ऐसे देखने को मिलेगा, भारतीय दलहन शोध संस्थान। कई बार इंग्लिश वर्जन भी जरूर देखिएगा पेपर का, क्योंकि वहाँ से भी जो है प्रश्न का स्वरूप थोड़ा थोड़ा बदल जाता है इंग्लिश वे में, ठीक है। तो दोनों ही फॉर्म में लिख दिया मैंने, भारतीय दलहन शोध संस्थान, क्योंकि ये प्रश्न के रूप में कई बार पूछा गया है, ठीक है। भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर। सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। आगे बढ़ते हैं। गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ और शाहजहांपुर। भारतीय शाक भाजी रिसर्च संस्थान वाराणसी। इंडियन वेटेनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली। तो देख लिया आपने, सभी देख लीजिए। चलिए कृषि भूमि में किसके पौधे उगाने से भूमि का अपरदन अधिकतम तीव्रता से होता है। ये प्रश्न जो है 2 बार पूछा गया है, दोनों बार अलग अलग ऑप्शन दे करके, एक बार गेहूं आलू मटर क्लोवर, एक बार गेहूं मटर आलू सोधर्म। तो कृषि भूमि में किस पौधे को उगाने से भूमि में अपरदन की अधिकतम तीव्रता से होता है, तो क्लोवर और सोधर्म को टिक करना है आपको परीक्षा में, ठीक है। इसको उगाने से भूमि का अपरदन तीव्रता से होता है, ठीक है। देख लीजिए ध्यान से, क्लोवर और सोधर्म भूमि का अपरदन तीव्रता से होता है इसके द्वारा। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है अति चराई द्वारा, वनस्पति उन्मूलन द्वारा, सोधर्म क्लोवर पौधे लगाकर, सोपानी कृषि करके। अति चराई से अपरदन होता है, वनस्पति उन्मूलन, उन्मूलन का मतलब होता है वनों को काट देना, तो इससे भी मृदा का अपरदन होगा। सोधर्म और क्लोवर पौधे लगाकर, ये भी ऑप्शन दिया गया है पेपर में, तो इससे भी जो है अपरदन होता है। सोपानी कृषि, इंग्लिश में इसको कंटूर एग्रीकल्चर कहा जाता है, और ये पहाड़ों पर किया जाता है कंटूर के वे में, और इससे जो है मृदा का अपरदन रुकता है, ठीक है। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है सोपानी या समोच्च रेखीय कृषि करने से, याद रहेगा आपको। और ये प्रश्न पूछा गया है, एग्जैक्ट प्रश्न जो है मैं आपके सामने जो है दिखा रहा हूं। चलिए अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। मिट्टी में खारापन और क्षारीयता है, इस समस्या का समाधान हेतु क्या किया जाएगा। शुष्क कृषि विधि, खेतों में जिप्सम का प्रयोग, वृक्षारोपण, समोच्च रेखाओं में कृषि। सही जवाब हो जाएगा खेतों में जिप्सम का प्रयोग। अब ये प्रश्न भी 3 से 4 बार पूछा गया है, कई बार जिप्सम दे देता है ऑप्शन में, कई बार कैल्शियम सल्फेट दे देता है, कई बार बुझा हुआ चूना दे देता है। प्रश्न में बस इतना ही बदलाव किया जाता है। प्रश्न जो है 3 बार पूछ लिया, लेकिन लोगों को लगेगा कि नया बन गया है प्रश्न, इस बार ऑप्शन अलग आ गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, उसको कृषि योग्य बनाया जाता है। कई बार पेपर में कैल्शियम सल्फेट दे देगा ऑप्शन, कई बार बुझा हुआ चूना, तीनों ही ऑप्शन सही हैं, ठीक है। जिप्सम को मेनली याद रखिए, कैल्शियम सल्फेट, बुझा हुआ चूना। चलिए सेंट्रल ग्रासलैंड फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है। झांसी बुंदेलखंड। क्वेश्चन पूछा गया है उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा कहाँ मिलते हैं। झांसी में मिलते हैं। बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार इसे कहा जाता है झांसी को। कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। पौधे नाइट्राइट के रूप में जो है नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं, और नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने के लिए कृषि में कई तरह की फसलों का प्रयोग किया जाता है, जिनमें कि उड़द नंबर 1 पे है, ठीक है। मटर भी है, लेकिन ऑप्शन में उड़द को क्लिक करिएगा, आयोग ने इसको सही आंसर माना है, ठीक है, उड़द। दलहनी फसलें नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु जानी जाती हैं। कौन सी फसलें। दलहनी फसलें, जैसे कि सोयाबीन हुआ, उड़द की दालें हुई। अब यहाँ पे वो फसलें मैं बता रहा हूँ जिनसे कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण किया जाता है। अल्फ़ा अल्फ़ा,
आपने पेपर में देखा होगा, प्रीवियस पेपर में अल्फा के ऊपर 2 बार पूछा गया है। ड्राई बीन्स, गार्बेज बीन्स, मटर, सोयाबीन, उड़द, जिन पर स्टार बने हुए हैं, ये परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, चलिए देख लिया आपने प्रश्न। नीचे 4 ऊर्जा फसलों के नाम दिए गए हैं, इनमें से किस एक की खेती एथेनॉल के लिए की जा सकती है? जेट्रोफा, मक्का, पैंगमिया, सूरजमुखी। सही जवाब हो जाएगा एथेनॉल के लिए खेती की जाती है मक्का को। मक्का की फसल जो है वो एथेनॉल के लिए उगाई जाती है, जबकि जेट्रोफा, पैंगमिया, सूरजमुखी बायोडीजल जैव ईंधन हेतु जो है उगाया जाता है इन फसलों को। ठीक है, कई बार ध्यान रखिएगा जेट्रोफा पे कई बार प्रश्न बना हुआ है प्रीवियस ईयर में, और रतन जोत दे देता है। ठीक है, तो इंग्लिश वर्जन में देखेंगे आप तो जेट्रोफा लिखा होगा, हिंदी में रतन जोत। ठीक है, तो जेट्रोफा को ही रतन जोत कहा जाता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है। पैंगमिया भी है, सूरजमुखी भी है, जो कि बायोडीजल हेतु जो है उगाया जाता है इन फसलों को। इसके अलावा गन्ने की खोई, इसका भी प्रयोग किया जाता है बायोडीजल हेतु। ठीक है, कैश क्रॉप्स नकदी फसलें कौन सी हैं? कपास, जूट, गन्ना, मक्का, चाय, कॉफ़ी। वे फसलें जिनको कि व्यापार के लिए उगाया जाता है, कमर्शियल बेनिफिट्स के लिए उगाया जाता है, वो कैश क्रॉप्स कहलाती हैं। कपास, जूट, गन्ना, मक्का, चाय, कॉफ़ी। कौन सही सुमेल नहीं है? कोयला, सोनभद्र, बिल्कुल सही है। बलुआ पत्थर, मिर्ज़ापुर। सिलिका बालू, जिसको कि ग्लास सैंड भी कहा जाता है, इलाहाबाद। यूरेनियम, झांसी। पूछा गया प्रश्न है यूरेनियम ललितपुर से सुमेल होगा। ठीक है, चलिए भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश किसका है? अणु ऊर्जा, एटॉमिक एनर्जी, जल ऊर्जा, पन बिजली परियोजनाओं की बात हो रही है कि पानी से जो टरबाइन चलाया जाता है और उससे जो बिजली पैदा की जाती है उसकी बात हो रही है, जल ऊर्जा। ऊष्मीय ऊर्जा, यहाँ पर तापीय ऊर्जा की बात हो रही है, थर्मल पावर स्टेशन। और भूतापीय ऊर्जा, जो कि ज़मीन से पानी का स्रोत होता है, उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। कई बार ऑप्शन में आपको ऊष्मीय ऊर्जा लिखा हुआ मिलेगा, कई बार तापीय ऊर्जा मिलेगा, ऊष्मीय तापीय ऊर्जा। ठीक है, तो भारत में अभी वर्तमान स्थिति ये है कि सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादन जो की जाती है वो थर्मल पावर स्टेशन से, तापीय ऊर्जा से, उसके बाद जल ऊर्जा से, फिर पवन ऊर्जा और फिर अणु ऊर्जा। 4000 मेगावाट के आसपास जो है लगभग एटॉमिक एनर्जी से जो है इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है, जिसका संपूर्ण राष्ट्र की इलेक्ट्रिसिटी में केवल 3% का योगदान है। कई बार इस तरीके से क्रम पे निशान लगाने को आ जाएगा। तो नंबर 1 पे है तापीय ऊर्जा, फिर है जल ऊर्जा, फिर पवन ऊर्जा और फिर अणु ऊर्जा। कमेंट करके बताइए 2022 तक कितने मेगावाट जो है पवन ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया है सरकार द्वारा बजट के अनुसार। तो इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंथ्रासाइट कोयला प्रथम प्रकार का कोयला है। इसमें कार्बन का अंश 94 से 98% होता है और इसमें बहुत ही अच्छी क्वालिटी की ऊष्मा प्राप्त होती है। ठीक है, यूएस से, संयुक्त राज्य अमेरिका इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है। भारत में पाया जाने वाला जो कोयला है वो लिग्नाइट प्रकार का कोयला है सबसे ज़्यादा। ठीक है, बिटुमिनस जो है इसके बाद आता है, एंथ्रासाइट के बाद, उसके बाद लिग्नाइट कोयला, उसके बाद पीट कोयला। सबसे ख़राब क्वालिटी का कोयला होता है पीट कोयला। ठीक है, इसमें कार्बन अंश बहुत कम होता है, इसकी ऊष्मा भी बहुत कम होती है। ठीक है, गोंडवाना कोयला उच्च श्रेणी का होता है और इसमें तपोत्पादक शक्ति अधिक होती है। एंथ्रासाइट से थोड़ा कम क्वालिटी का कोयला गोंडवाना कोयला है। और भारत में जो है गोंडवाना लैंड के कोयले कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? झरिया, झारखंड, रानीगंज, बोकारो, गिरिडीह, कर्णपुरा, उमरिया, सिंगरैनी उल्लेखनीय। याद रखना है आपको, इनके ऊपर सुमेल करने को आ जाता है। झरिया, रानीगंज, बोकारो, गिरिडीह, कर्णपुरा, उमरिया, सिंगरैनी। ठीक है, इसके अलावा माकुम क्षेत्र असम से कोयला की खदानें हैं। नवेली तमिलनाडु में टर्सरी युगीन कोयला है। टर्सरी युगीन कोयला है ये, जो
ये लिग्नाइट प्रकार की कोयला है, ठीक है। इनमें जो है ऊष्मा का जो अंश है वो कम होता है। और प्रश्न ये भी पूछा गया है कि नवेली स्थित जो ताप संयंत्र है उसका जो स्रोत है वो किस प्रकार का कोयला है, लिग्नाइट प्रकार का कोयला है, ठीक है। लिग्नाइट कोयले पर आधारित ताप संयंत्र कौन सा है, नवेली टर्सरी युगीन कोयला है ये। चलिए, इस तरह से प्रश्न आ सकता है आपको सुमेल करने को। पूछा गया प्रश्न है प्रीवियस ईयर का, नवेली संयंत्र तमिलनाडु, पतरातू संयंत्र झारखंड, कोरबा संयंत्र छत्तीसगढ़, हरदुआगंज उत्तर प्रदेश, अलीगढ़। दरअसल ये सारे के सारे ताप संयंत्र हैं, थर्मल पावर स्टेशन, कोयला पर आधारित ताप संयंत्र जहाँ से बिजली पैदा की जाती है। तो नवेली लिग्नाइट कोयले पर आधारित सबसे बड़ी दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी पावर स्टेशन है लिग्नाइट कोयले पर आधारित तमिलनाडु में। पतरातू संयंत्र झारखंड, कोरबा छत्तीसगढ़, हरदुआगंज उत्तर प्रदेश, अलीगढ़, ठीक है। यहाँ देखिए, ओबरा ताप संयंत्र मिर्जापुर, तलचर ताप संयंत्र उड़ीसा, फरक्का ताप संयंत्र पश्चिम बंगाल, रिहंद, और ये जो फरक्का है इसमें जो है कोयला कहाँ से आता है, रानीगंज से। भारत की बहुत बड़ी खदानों में से एक है रानीगंज कोयला की खदान, ठीक है, याद रखना है आपको। रिहंद उत्तर प्रदेश, रामागुंडम आंध्र प्रदेश, सिंगरौली उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, परीक्षाओं में कंफ्यूज करने के लिए हमेशा सिंगरैनी दे देता है। सिंगरैनी जो है वो वर्तमान में तेलंगाना में है, पहले आंध्र प्रदेश में था लेकिन आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया है, तो अब सिंगरैनी अगर आए तो तेलंगाना से सुमेल होगा, ठीक है। तो सिंगरौली उत्तर प्रदेश में है, रामागुंडम आंध्र प्रदेश में, रिहंद उत्तर प्रदेश में, फरक्का पश्चिम बंगाल में रानीगंज से कोयला लेता है, तलचर ताप संयंत्र उड़ीसा, ओबरा ताप संयंत्र मिर्जापुर। 41 मिनट हो गए हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी, इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। जो प्रश्न मैंने पूछे हैं उनका भी जवाब जरूर दें। इसके अलावा जैसे ही सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी आपको मैं PDF भी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो PDF के लिए बिल्कुल भी टेंशन ना लें। जो लोग नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।